मूवी की शुरुआत में हमें बोरेलिस नाम के एक स्पेस क्राफ्ट को दिखाया जाता है जो कि उड़ रहा होता है। उसके अंदर मौजूद सभी लोग स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे थे क्योंकि अभी इन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 साल बाकी थे। लेकिन इसी बीच एक एस्टेरॉइड आकर इनके स्पेस क्राफ्ट से टकराता है जिससे इनका स्पेस क्राफ्ट डैमेज हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। यहाँ पर हम एंडी को देखते हैं जो स्लीपिंग चैम्बर में अपनी फैमिली की वीडियो से जाग जाता है। जहाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि शिप में एक दरार आ गई है और सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। अब इस स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी एंडी के चारों तरफ एक स्पेस सूट बनाने लगती है जिसमें कि पर्याप्त ऑक्सीजन होगी और उस सूट का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। अब इसके बाद आपातकालीन लॉन्च एक्टिवेट हो जाता है और सभी स्लीपिंग चैम्बर बोरेलिस से बाहर निकल जाते हैं। उनमें से ज्यादातर स्लीपिंग चैम्बर सुरक्षित निकल जाते हैं लेकिन बहुत सारे आग के हवाले हो जाते हैं क्योंकि स्पेस के कई हिस्सों में धमाके हो रहे थे। अब स्लीपिंग चैम्बर के थ्रस्टर चालू होने से पहले ही उसके अंदर मौजूद एंडी का सूट पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हालांकि जब वो एक अननोन प्लैनेट की ऑर्बिट में एंट्री करता है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना मजबूत होता है कि वो स्लीपिंग चैम्बर तेजी से नीचे गिरने लगता है। उनमें से कई सारे नीचे गिरते वक्त जलकर खत्म हो जाते हैं। अब एंडी का स्लीपिंग चैम्बर जमीन पर आ जाता है और काफी दूर तक जमीन पर फिसलता है। अब नीचे आने पर एंडी बाहर देखता है, उसे चारों तरफ बंजर जमीन ही दिखाई देती है। वह रेडियो पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे उसके सूट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि हम जमीन पर हैं। जब एंडी सर्वाइवल किट की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें फ्लेयर गन नहीं है। खैर, जब एंडी अपने चैम्बर से बाहर आने की कोशिश करता है तो वो चैम्बर नहीं खुलता, इसलिए एंडी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके शीशा तोड़कर उससे बाहर निकलने लगता है। अब जैसे ही वो चैम्बर से बाहर निकलने की कोशिश करता है उसका चैम्बर एक ढलान से नीचे खिसकने लगता है जिस वजह से उस चैम्बर के टूटे कांच से एंडी का सूट डैमेज हो जाता है और ऑक्सीजन कम होने लगती है। लेकिन एंडी के पास एक रिपेयरिंग स्प्रे होता है जिससे उसका सूट ठीक हो जाता है। वो बाहर आकर चारों तरफ देखता है और साथ ही अपने उस स्पेसशिप बोरेलिस को भी नीचे गिरते हुए देखता है जो इस ग्रह पर आकर डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे कि एक तेज शोक वेव एंडी को भी गिरा देती है। खैर, अब एंडी अपने आप को संभालता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ जानकारी लेता है जिससे उसे पता लगता है कि अभी उनका ये स्पेसशिप इनके सफर का आधा ही रास्ता तय कर पाया था और वो इस वक्त एक अनजान ग्रह पर है। अब दूर से उसे एक रोशनी नजर आती है, इसलिए एंडी रेडियो पर उससे संपर्क करते हुए उस तरफ जाने लगता है। अब कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक चैम्बर मिलता है। वो चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए जाता है लेकिन उसमें क्रू का एक आदमी था जिसे देखकर वो डर जाता है। उस ऑक्सीजन टैंक को चेक करने पर उसे पता लगता है कि वो भी डैमेज हो चुका था। लेकिन एंडी यहाँ पर ये नहीं देख पाता कि उस स्लीपिंग चैम्बर के ऊपर कुछ खून और भयानक पंजों के निशान थे। कुछ दूर आगे जाने पर एंडी को कई सारी एसओएस लाइट्स दिखाई देती हैं। इन लाइट्स को यहाँ पर एक दूसरे क्रू मेंबर ड्वेन ने लगाया था। वह एंडी को बताता है कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के लिए एक ग्रह के ऑर्बिट से शॉर्टकट लिया, इसलिए हम लोग इस अनजान प्लेनेट पर आकर फंस गए हैं। अब ड्वेन यहाँ पर उन डिवाइसेस से अर्थ पर एक एसओएस सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा था जो कि लगभग 8 महीने के बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा और अगर पृथ्वी से लोग हमें जल्द से जल्द लेने के लिए भी यहाँ आएंगे तो उन्हें यहाँ तक आने में 2 साल का वक्त लग जाएगा। अब यहाँ पर एंडी हिम्मत खोने लगता है लेकिन ड्वेन उसे समझाते हुए कहता है कि हम बोरियलिस के बचे हुए आधे हिस्से में अपने खाने पीने के लिए कुछ चीजें खोज सकते हैं। खैर, अब जब वो पीछे हटता है तो एंडी से गलती से मशीन का प्लग निकल जाता है, इसलिए ड्वेन उसे ठीक करने के लिए जाता है। लेकिन उसी वक्त एक अनजान सा क्रीचर आकर ड्वेन को अपने साथ ले जाता है। वो ड्वेन को बिना किसी निशान के यहाँ से गायब कर देता है। अब जब एंडी पीछे मुड़कर देखता है तो वो यहाँ अकेला होता है। ड्वेन यहाँ पर नहीं था और तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे याद दिलाता है कि उसकी ऑक्सीजन कम है। अब एंडी उससे बोरेलिस के सबसे बड़े टुकड़े तक जाने के लिए एक रास्ता पूछता है। अब वो रेडियो पर बाकी लोगों से कांटेक्ट करते हुए आगे चलना शुरू कर देता है। अब एंडी चलते हुए एक पहाड़ तक पहुंच जाता है और उसका एआई सिस्टम उसे बताता है कि सूट का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब वो अपने परिवार को याद करके दुखी होकर चिल्लाने लगता है लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह नाओमी नाम की एक
दूसरी सर्वाइवर्स की थी। हालांकि रेडियो का सिग्नल काफी वीक होता है, लेकिन एंडी किसी तरह से उसकी लोकेशन का पता कर लेता है। नाओमी एंडी से रेडियो पर बताती है कि वो अपने चैम्बर में फंसी है, इसलिए वो एंडी को अपनी लोकेशन भेजती है। लेकिन एंडी का एआई उसे वार्न करता है कि उसके पास वहां तक पहुंचने की ऑक्सीजन नहीं है। अब एंडी ये रिस्क लेने में पहले थोड़ा सोचने लगता है, लेकिन नाओमी उसे समझाती है कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ हम दोनों के लिए काफी ऑक्सीजन है। अब अगले कुछ घंटों तक एंडी नाओमी से बातचीत करते हुए आगे बढ़ता रहता है। अब अचानक से एंडी को रास्ते में एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह अपने एआई सिस्टम से अपने चारों तरफ के एरिया को स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन उसका एआई ठीक से काम नहीं कर रहा था। अब रात हो चुकी थी और इसीलिए एंडी को सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उसके हेलमेट की लाइट भी ज्यादा तेज नहीं थी। अब एंडी आगे बढ़ते हुए एक पथरीली जगह में पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे और भी आवाजें आ रही थी, लेकिन वह अपने ऊपर एक परछाई को नहीं देख पाता। और तभी वहीं पर अचानक से एंडी को जमीन पर बहुत सारे छेद दिखाई देते हैं। वह उनका पीछा करने लगता है और आगे जाने पर उसे एक और बड़ा होल दिखता है, जो कि मकड़ी के जाले से घिरा हुआ था। एंडी समझ जाता है कि ये शायद छोटे निशान पंजों के निशान हैं। ये देखकर एंडी बुरी तरह से डर जाता है। वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है। आगे जाने पर और भी मकड़ी के जाले नजर आते हैं और जल्द ही यहाँ पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। और अब एंडी नोटिस करता है कि वे आवाजें और भी भयानक हो गई हैं। तभी अचानक से वह यहाँ पर एक बड़ी सी चीज को महसूस करता है, जिससे वह अपने हेलमेट की लाइट बंद करके वहीं पर छिप जाता है। दूसरी तरफ नाओमी ये देखकर हैरान होती है कि उसके स्कैनर पर दिख रहा था कि कई सारे ट्रैकर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एंडी के सिवाय बाकी उनमें से कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसीलिए एंडी अपनी एआई को उन ट्रैकर से लिंक करता है। नाओमी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे एकदम सामने ही हूँ, लेकिन एंडी के सामने कुछ भी नहीं था। अब इसीलिए नाओमी अपने पास में मौजूद एक फ्लेयर को हवा में फायर करती है और फ्लेयर के नीचे आने पर एंडी को उसके उजाले में एक बड़ी सी भयानक मकड़ी दिखती है। दरअसल इन्हीं मकड़ियों ने पूरे क्रू को खा लिया था और वे ट्रैकर अब इनके पेट में थे। अब क्योंकि एंडी की बंदूक काम नहीं कर रही थी, वह उसे देखकर बहुत डर जाता है और भागना शुरू कर देता है और वह मकड़ी भी उसका पीछा करने लगती है और वह मकड़ी लगातार उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एंडी लगातार जमीन के नीचे भागता रहता है और ऊपर वह मकड़ी उसका पीछा कर रही थी। एंडी मकड़ी के किए जा रहे सभी हमलों से बचता रहता है, लेकिन वह उससे बचने के चक्कर में पहाड़ी के किनारे को नहीं देख पाता और वहां से नीचे गिर जाता है। वह काफी तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन वह बच जाता है। इन सभी चीजों से एंडी काफी डर गया था, लेकिन नाओमी उसे समझाती है कि तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, तुम्हें जल्दी यहाँ आना होगा। लेकिन गिरने की वजह से उसके सूट में एक और छेद हो गया था, इसीलिए एंडी उसे फिर से ठीक करने की कोशिश करता है। वह अपने पूरे स्प्रे का यूज करके उस छेद को बंद कर देता। तभी ड्वेन की आवाज रेडियो पर मदद मांगते हुए सुनाई देती है, क्योंकि वह अभी जिंदा था। नाओमी चाहती है कि एंडी उसकी मदद करे, लेकिन एंडी काफी डरा हुआ था। वो उन मकड़ियों से नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन एंडी उसकी बात तब मान जाता है जब नाओमी उससे कहती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन होगी। और अब इसीलिए एंडी जब उन क्रैश हुए चैम्बर्स के पास जाता है, तो वह ड्वेन के छोड़े हुए उन फ्लेयर्स को ढूंढ लेता है। वह उनका पीछा करता है और ड्वेन को देख लेता है। यहाँ आकर एंडी देखता है कि एक मकड़ी ड्वेन पर हमला करके उसे मार देती है, जिससे वह डर कर वहीं पर छिप जाता है। वह बचने की उम्मीद में एक चैम्बर के पीछे छिपने के लिए भागता है, लेकिन पास में ही एक दूसरी मकड़ी भी उन लोगों की बॉडीज को खा रही थी। अब नाओमी इन मकड़ियों का ध्यान बटाने के लिए अपने पोर्ट में आर्टिफिशियल आवाज और लाइट को चालू करती है, जिससे उस मकड़ी का ध्यान भटक जाता है और एंडी को वहां से भागकर एक दूसरे चैम्बर में छिपने का चांस मिल जाता है। फिर नाओमी उस दूसरी मकड़ी का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे चैम्बर को एक्टिव करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे गलती से एंडी के चैम्बर की ही लाइट चालू हो जाती है। एंडी को यहाँ पर चैम्बर में एक बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वह चौंक जाता है और इतने में ही नाओमी बाकी के चैम्बर की लाइट एक्टिव कर देती है। और अब जब दोनों मकड़ियों का ध्यान भटक जाता है, तो एंडी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जल्दी ही ये मकड़ियां भी समझ जाती हैं कि यह कोई जाल है, इसलिए वह एंडी का पीछा करना शुरू कर देती है। लेकिन जब एंडी एक मिस्ट वाले एरिया में आ जाता है, तो वह मकड़ियां यहाँ से वापस चली जाती हैं। खैर, अब इसके बाद एंडी आगे बढ़ता है, जहां पर उसे बहुत सारे जुगनू दिखते हैं। एक जुगनू आकर उसके हेलमेट पर बैठ जाता है और अचानक से लाल हो जाता है और हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि वह अकेला तो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन जो बाकी के जुगनू थे, अब वह भी लाल हो जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इसलिए एंडी दौड़कर उनसे आगे चला जाता है। हालांकि यहाँ पर जब एंडी को एक गुर्राने की आवाज आती है, तो वह समझ जाता है कि वे जुगनू भी किसी चीज से डरे हुए थे और तभी जमीन फाड़ कर एक
एक बड़ा सा सैंड गोबलर एंडी को पकड़ लेता है। अब वह सैंड गोबलर एंडी को धीरे धीरे निगलना शुरू कर देता। अब एंडी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहता है कि मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है, जिससे कि एंडी को एक जोरदार बिजली का झटका दिया जाता है। इसलिए वह सैंड गोबलर झटके की वजह से एंडी को बाहर उगल देता है। अब इससे वह सैंड गोबलर काफी गुस्से में हो जाता है और वह एंडी की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए एंडी एक पेड़ के तने जैसी दिखने वाली चीज के अंदर चला जाता है, लेकिन यहाँ जमीन में एक छेद होता है जिसमें एंडी गिर जाता है और वह जुगनू के छत्ते में पहुंच जाता है, जिससे वह सभी जुगनू लाल हो जाते हैं। वह एंडी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, इसलिए एंडी भागकर सुरंग से बाहर आ जाता है। अब बाहर आने पर एंडी का एआई सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन बोरियलिस तक पहुंचने के लिए तो पूरा हो सकता है, लेकिन नाओमी तक पहुंचने के लिए नहीं। और अब नाओमी भी उससे कहती है कि तुम्हें जहाज पर ही जाना चाहिए, लेकिन अब एंडी हार मानने से इनकार कर देता है और वह नाओमी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन जल्द ही उसकी ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, लेकिन किसी तरह से एंडी नाओमी के चैम्बर तक पहुंच जाता है। वह तुरंत ही एंडी को अपने चैम्बर के अंदर ले लेती है और अंदर आकर एंडी फिर से चैन की सांस लेता है। इसके बाद एंडी नाओमी के फन से पैर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद वह टूल किट में कुछ औजार देखता है। वह उनमें से एक का उपयोग करके नाओमी के पैर बाहर निकाल लेता है, जो कि एकदम सही सलामत बाहर आ गए थे। हालांकि अभी उनमें थोड़ा दर्द जरूर था। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे लेकर आगे चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन दर्द की वजह से नाओमी के लिए चलना मुश्किल था, इसलिए एंडी उसके लिए एक स्प्रिंग बनाता है। जब नाओमी एंडी की बंदूक की जांच कर रही होती है, तभी मकड़ियों का एक झुंड इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है, जिस वजह से ये दोनों उनसे बचने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह मकड़ियां इन्हें पकड़ पाती, नाओमी और एंडी बोरियलिस के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं, जो कि यहाँ अच्छी हालत में दिख रहा था। अब ये दोनों तेजी से उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन इस बीच ये दोनों गिर जाते हैं और तभी एक मकड़ी जैसे ही इन्हें पकड़ने वाली होती है, नाओमी एक फ्लेयर जलाती है, जिससे वह मकड़ी उस फ्लेयर के पीछे भाग जाती है। वह बाकी मकड़ियों का भी ध्यान भटकाने के लिए दूसरी फ्लेयर चलाती है। अब नाओमी को आगे बढ़ते हुए कंट्रोल पैनल से परेशानी होने लगती है और मकड़ियां लगातार इनके करीब आ रही होती हैं, और जैसे ही एक अंदर आने वाली होती है, तभी नाओमी रास्ता बंद कर देती है, जिससे वह मकड़ी उसी दरवाजे से कटकर मारी जाती है और बाकी मकड़ियां दरवाजे पर हमला करना शुरू कर देती हैं। अब नाओमी और एंडी शिप की जांच करते हैं, जिसमें काफी नुकसान हुआ था, लेकिन लाइट्स अभी भी काम कर रही थी, यानी कि बैकअप जनरेटर अभी ठीक है, और साथ ही अंदर का वातावरण भी एकदम सही था। इसका मतलब ये था कि ये लोग मदद आने तक यहाँ पर जिंदा रह सकते थे। लेकिन यहाँ आगे इन लोगों को एक बड़ा सा खून का निशान मिलता है, जिसका पीछा करते हुए ये लोग कंसोल तक पहुंच जाते हैं, जो कि आंतों और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। ये दोनों यहाँ पर छिप जाते हैं। तभी ये लोग एक मकड़ी को देखते हैं, जो अपना पेट खोलकर इंसान के अंगों और उनके हेलमेट्स को नीचे गिराती है। खैर, वो मकड़ी इन्हें नहीं देखती और वो यहाँ से चली जाती है। अब ये लोग वहां से जैसे ही बाहर निकलते हैं कि ऊपर से एक और हैच खुलता है, जिससे एक और भी बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अब एंडी तुरंत ही सेफ्टी के लिए दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन नाओमी अब उसे डांटती है कि अब हम एयर लॉक में फंस गए हैं। वो मॉन्स्टर दरवाजे पर हमला करना शुरू कर देता है। अब ये लोग हार मानने के लिए तैयार थे। अब एंडी यहाँ पर अपनी फैमिली की वीडियो चलाता है और नाओमी को बताता है कि ये एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, और इस सब में वो अपने आप को ही दोषी मानता है, क्योंकि उस वक्त गाड़ी एंडी ही चला रहा था। लेकिन नाओमी उसे डांटते हुए समझाती है कि चुप करो, जो अभी तक हम जिंदा हैं वो तुम्हारी ही वजह है। ये दोनों एक दूसरे को यह सोचते हुए गले लगाते हैं कि शायद अब इनका आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन तभी नाओमी नोटिस करती है कि एंडी के सूट में जुगनू के एक छोटे छत्ते का गोला फंसा हुआ है, और जैसे ही मकड़ी अंदर आती है, नाओमी उस गोले को उस मकड़ी पर फेंक देती है। अब जल्दी से ये दोनों मेन पैनल पर पहुंचकर दूसरा दरवाजा खोलते हैं और भागते हुए कार्गो शिप की तरफ बढ़ते हैं, और तभी नोटिस करते हैं कि ये लोग एक ऊंची जगह पर पहुंच गए थे और साथ ही वो मकड़ी भी इनके पीछे थी। एंडी डोर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं होता, इसलिए मकड़ी के हमले से बचने के लिए ये दोनों उस प्लेटफॉर्म से नीचे कूद जाते हैं, और साथ ही वो मकड़ी भी इनके पीछे कूद जाती है। वो नीचे गिर के जल्दी से खड़ी हो जाती है और फिर से उनके पीछे
पड़ जाती है और छत पर चढ़कर इनके करीब आने की कोशिश करती है। वो एक छलांग लगाकर इनके एकदम पीछे पहुंच जाती है। अब इससे ये दोनों गिर जाते हैं, लेकिन नाओमी फिर से तुरंत उठकर भागती है ताकि वो मकड़ी इसका पीछा करे। साथ ही वो एंडी से कहती है कि तुम्हें इसे मारने का कोई तरीका ढूंढना होगा। एंडी जल्दी से चैम्बर्स की आखिरी लाइन तक चढ़ता है। तभी एंडी लाइट्स बंद कर देता है, जिससे नाओमी को एक बॉक्स के अंदर छिपने का मौका मिल जाता है। उस बॉक्स में उसे कुछ इमरजेंसी लाइट्स भी मिलती हैं। अब एंडी चैम्बर्स में चढ़कर अब अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उससे जोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ नाओमी अपने शरीर से उन लाइट्स को लपेटकर बाहर निकलती है, जिससे वो मकड़ी फिर से उसके पीछे भागने लगती है। अब अपने बेटी के खिलौने को देखते हुए एंडी अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलविदा कहता है। उसकी आंखों में कार क्रैश का वो आखिरी नजारा चल रहा था और तभी वो पॉड आकर उस मकड़ी पर गिरता है, जो कि नाओमी उस मकड़ी को यहाँ लाई थी और इससे वो मकड़ी मारी जाती है। नाओमी दौड़ते हुए एंडी के पास आती है। वो रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एंडी मर चुका है, लेकिन नाओमी की रोने की आवाज सुनकर एंडी होश में आ जाता है और अब यह दोनों खिड़की की तरफ जाते हैं। सुबह हो चुकी थी और खूबसूरत सूरज की पहली किरण को उगते हुए देखते हैं। अब इसी सीन के साथ ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है